तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस टॉपिक पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जनरल डेफिनेशंस को कवर किया कि जो मेजर लेवल पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को हम कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेके होता है। जब हम पीवी डायग्राम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ओरिजिनल स्टेट में हम वापस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेकिन अगर हम कुछ डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए वापस आते हैं, इवन दो वी रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट, लेकिन इसमें कुछ लॉसेस क्रिएट होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, यू में से ड्यू टू फ्रिक्शन या कुछ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी या एंट्रोपी चेंजेस, वट एवर यू से, तो वो पूरी तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं माना जाता है। ओके, प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं है। थोरेटिकली आइडियल लेवल पर रिवर्सिबल प्रोसेस हम कंसिडरेशन में लाते हैं। प्रैक्टिकली भले वो प्रोसेस साइक्लिक हो बट वो इरिवर्सिबल रहेगा। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा बट दिस इज हाउ इट इट इज। ओके, अब आते हैं, इस लेक्चर से हम कुछ स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर बात करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर डिस्कशन करना ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स बनने वाला है। इट्स नॉट टास्क ऑफ वन लेक्चर कि मैं सब एक लेक्चर में आपके सामने रखूं। 4 to 5 lectures I will be taking on this. Now, from this lecture, we will be starting to define and understand some special conditions, some special type of processes. Okay. इनमें से सबसे पहला जो प्रोसेस मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, हर प्रोसेस के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंडीशंस क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे लिखी जा सकती है, इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है, स्पेसिफिक हीट कैसे लिखी जा सकती है, वर्क डन कैसे लिखा जा सकता है। ओके, और एट लास्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उस गिवन प्रोसेस के लिए कैसे लिखा जाएगा। सो दीज आर सर्टेन कंडीशंस टू बी टेकन इन अकाउंट। सो जैसे देखिए, इस प्रोसेस के बारे में हम अगर अपनी बात करना शुरू करें तो आपको इसका नाम सजेस्ट करता है आइसोथर्मल, सिंगल आइसोथर्मल टेम्परेचर। मतलब कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर का वैल्यू नहीं बदलता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाकी जो होना वो हो जाए लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कॉल करते हैं। हियर इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड दिस। When a thermodynamic system undergoes certain thermodynamic changes in such a way that its temperature remains constant। काफी आसान है। अब ये किसी भी लेवल पर ये प्रोसेस हो, भले प्रेशर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, हीट एक्सचेंज होती रहे, ठीक है, वट एवर द अदर पैरामीटर्स go on changing, but what will not happen is the change of temperature। टेम्परेचर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है। सो अक्सर हम ये देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस को डिफाइन करते वक्त, उसे लिखते वक्त, उसको कैटेगराइज करते वक्त हम इस तरीके का एक नोटेशन लगाते हैं कि चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 0। आर थिंग्स क्लियर? Yes. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ये प्रोसेस कब हो सकता है, व्हाट आर द इनिशियल एसेंशियल कंडीशंस मेक दिस प्रोसेस हैपन। काफी इंटरेस्टिंग सी कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशंस। देखिए, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस कराना चाहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कराने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो प्रोसेस के ड्यूरेशन में, प्रोसेस के दौरान जो भी हीट डेवलप होगी उसे एक्सचेंज होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इस कंटेनर में ये पिस्टन विस्टन हमने प्रेस कर दिया, तो यहाँ कुछ हीट डेवलप हुई। अगर वो हीट सराउंडिंग में रिलीज न हो पाई तो जाहिर बात है वो हीट इस गैस की टेम्परेचर को बढ़ा देगी, है ना। तो आइसोथर्मल
प्रोसेस होने के लिए वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट के हीट एक्सचेंज होना चाहिए। हीट का एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी सिस्टम के अंदर हीट जनरेट हो गई, अगर सिस्टम ने उस हीट को बाहर थ्रो नहीं किया तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तब तो वो आइसोथर्मल नहीं कहलाएगी। या किसी सिस्टम में हीट अचानक से कम हो गई तो उस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब न कर पाई तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। जैसे सडन एक्सपांशन कर दिया आपने, मान लीजिए, ठीक है, सडन या इन द सेंस एक्सपांशन आपने कर दिया, तो सिस्टम हीट लूज कर जाती है, वो कूल होने लगती है। लेकिन अगर वो सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करने लगे तो वो कूल नहीं होगी और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। सो प्राइमरी रिक्वायरमेंट आइसोथर्मल प्रोसेस होने की ये है कि हीट का एक्सचेंज होना चाहिए। अब हीट एक्सचेंज ये कब हो सकती है? तो आंसर सिंपल है, जो कोई भी कंटेनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो कोई भी बाउंड्री है, वो बाउंड्री कंडक्टिंग होनी चाहिए। कंडक्टिंग इस लिहाज से कि इसके थ्रू, इसके आर पार, इसके अक्रॉस हीट का ट्रांसफर पॉसिबल हो। बात समझ आ रही है बच्चों? यस, यस। ओके, सो इट शुड बी कंडक्टिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग, ताकि हीट का ट्रांसफर पॉसिबल हो पाए। और अगर हीट का ट्रांसफर हो जाता है तो डेफिनेटली इन सच केस हीट के एक्सचेंज होने की वजह से अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो हम उसे बढ़ा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट लेवल पर, या अचानक से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट बाहर फेंक करके हम अपनी सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट आइसोथर्मल प्रोसेस की ये है कि हीट एक्सचेंज होना और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, इट टेक्स टाइम, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस अपने आप में टाइम के रेफरेंस में अगर बात किया जाए तो वो स्लो होता है। इट कैनॉट बी अ फास्ट, ये रैपिडली कभी नहीं हो सकता। आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा स्लो होगा, क्योंकि आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करना है, आपको हीट उठा के बाहर फेंकना है, सिस्टम से थ्रो करना है, या फिर सिस्टम के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करना है, और ये हीट एक्सचेंज के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। टाइम का रिक्वायरमेंट है इसमें। सो आइसोथर्मल कंडीशन अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें ये सारा काम बहुत स्लो तरीके से करना पड़ेगा। तो कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस जब हम देखते हैं बच्चों, तो याद रखना वो आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा स्लो होता है। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे। डेफिनेशन हो गया, रिक्वायरमेंट हो गई, तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। तीसरे एस्पेक्ट पे इक्वेशन ऑफ स्टेट हम कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, एक एक आर्टिकल में आपके सामने रखते जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब आइडियल गैस इक्वेशन जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो बच्चों अब इसमें सोचने वाली बात है कि ये जो टी फैक्टर है, ये टी फैक्टर कैसा है? कांस्टेंट। अब किसी गिवन गैस के लिए उसका कंपोजिशन अगर हम कांस्टेंट मेंटेन करते हैं तो एन भी कांस्टेंट हो जाएगा, आर तो वैसे ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी आपने एडिशनली कांस्टेंट मेंटेन कर लिया है फॉर बीइंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये क्लेम करोगे कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, द प्रोडक्ट पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट, व्हिच मींस व्हेन नीडेड वी कैन राइट P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बात समझ आई? और कभी जरूरत पड़ी तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। गेटिंग द पॉइंट? यस। ओके। तीसरी या नेक्स्ट चौथी बात इसमें ये आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के मोर जनरल और सिंपल एग्जांपल्स क्या है। तो रादर गिविंग एनी अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, मैं बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मेल्टिंग प्रोसेस या बॉइलिंग प्रोसेस। जब हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट कर रहे होते हैं या किसी सब्सटेंस को बॉइलिंग पॉइंट तक हम ले जाते हैं, तो उस मेल्टिंग होने के पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सिर्फ स्टेट चेंज होती रहती है, ठीक है। अब आइस का मेल्टिंग जब होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और उस आइस से जो पानी बन रहा है, जो वाटर बन रहा है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आता है। तो पूरा का पूरा मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग प्रोसेस जब हम कंसिडर करते हैं, किसी भी चीज को बॉइल कर लिए, वाटर ही नहीं, किसी भी चीज को बॉइल करिए, बॉइलिंग करने का जो पूरा प्रोसेस होगा, जब तक बॉइलिंग चल रही होगी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही होगी और टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। ओके, सो सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरी नजर में तो यही है कि यहाँ पर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग को आइसोथर्मल प्रोसेस के रेफरेंस में कंसिडर करें। अब आइए आगे आते हैं कि इसका इंडिकेटर डायग्राम क्या हो सकता है। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम बच्चों, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है कि आप प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व्स यहां पर बनाते हैं। ओके, प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स।
सो आई विल स्टार्ट विद दिस कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। अब आप देखते हैं यहाँ कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, सो दे आर जस्ट इनवर्सली रिलेटेड। बीइंग इनवर्सली रिलेटेड, उनका जो पॉसिबल ग्राफ है, पॉसिबल जो कर्व हमको मिल सकता है, वो हाइपरबोलिक मिलेगा नेचर में। मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इट विल बी अ काइंड ऑफ हाइपरबोलिक, ऐसे हाइपरबोलिक रहेगा। ओके। और अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो आइडियल डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए प्रेशर वॉल्यूम कर्व के एरिया अंडर कर्व अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें वर्क डन देगा। ठीक है। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस अलग अलग टेम्परेचर्स पर एग्जीक्यूट कराते हैं तो बस ये होगा कि ये कर्व्स ऊपर और ऊपर और ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। जस्ट लाइक हियर T3 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड देन T2 एंड देन T1। तो कर्व बस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अभी इस बात है कि प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ेगा और वॉल्यूम का रेफरेंस भी उसमें बढ़ सकता है जब हम हाईयर टेम्परेचर से शुरू करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों आपको? Yes, sir. इसमें मोर और लेस आपको ये याद रखना है कि ये नेचर कैसे हैं इसके, Hyperbolic. हाइपरबोलिक है। एक और बात याद रखनी है कि अगर हम यहाँ इसके स्लोप्स बनाने लग जाएं, ठीक है, इसके अगर हम स्लोप्स बनाने लग जाएं तो वो स्लोप्स किस तरीके से बनेंगे? हाउ डू वी आर गोइंग टू गेट द कंडीशंस ऑफ स्लोप हियर? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन। हमें ये याद रखना होगा कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रोडक्ट पीवी हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, विल डिफरेंशिएट दिस, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करेंगे हम। सो दिस विल बिकम पी डीवी प्लस डीपीवी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। करेक्ट जा रहे हैं? Yes. सो लेट्स हैव अ लिटिल रीअरेंजमेंट ऑफ इट। इसका थोड़ा सा हल्का सा रीअरेंजमेंट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो वी में राइट पी डीवी इज इक्वल टू दिस पी डीवी इज इक्वल टू dpv and that too to be taken in negative। आ रहा है समझ में? Yes. अब इसका एक रिलेशन बनाए dp बाई dv। इसका सिंपल सा रिलेशन बना दे dp बाई dv। so this will now become p by v। okay, dp by dv will now become p by v and I have just taken minus here। तो ऑब्जर्वेबल बात यह है कि इस कर्व पे अगर हम टेंजेंट निकालते हैं, tan ऑफ थीटा निकालते हैं जैसे कि यहां निकाला गया है, तो वो tan ऑफ थीटा हमें देगा dp by dv which is nothing but equal to negative of pressure upon volume। तो स्लोप से बस हम ये फैक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके, आर थिंग्स क्लियर? Yes. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब हम इस पे वर्क डन निकालते हैं, यहां जब हम वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं तो वो वर्क डन एग्जैक्टली कैसे होता है? इन अ सेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होता है? तो हमें बस ये याद रखना चाहिए कि जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज कराते हैं, एक्सपांशन का सेंस लेंगे हम, ये एरो से पता चलेगा कि वॉल्यूम बढ़ रही है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड देन एरो शोज दैट वी आर एंडिंग ऑन दिस पॉइंट। तो एरो हमें इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे सारे आइसोथर्मल कर्व्स जिसमें वॉल्यूम के इंक्रीज होने का रेफरेंस बढ़ रहा है तो उसका एरिया अंडर कर्व हमें पॉजिटिव बन देगा। और ये वाला एरो अगर मैं रिवर्स करके उल्टा बना दूं जिसमें सेंस ये बनता है कि हम स्टार्ट तो यहाँ से कर रहे हैं और एंड यहाँ पे कर रहे हैं लाइक दिस, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इट इज जस्ट कंसिडरिंग अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, अ कंप्रेशन केस। तो इस केस में हम लिखेंगे कि एरिया अंडर कर्व नेगेटिव लेवल पर वर्क डन हमें प्रोवाइड करेगा। एक और छोटी सी बात यहाँ पे चलते चलते ही याद रखिए कि ये जितने भी कर्व्स हम यहाँ पे बनाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए, उन्हें बस एक कॉमन नाम से कॉल किया जाता है आइसोथर्म्स। ठीक है, आइसोथर्म्स भी बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व्स को। गेटिंग द पॉइंट? Yes. जरा माइक ऑफ रखें प्लीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन कंसिडरेशन कि जब कभी हम कोई आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसमें स्पेसिफिक हीट का क्या मामला हो? ऑल्दो वी हैड डिस्कशन ऑन इट 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त, इस पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था।
तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, अमाउंट ऑफ हीट गिवन पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन। सो बाय डेफिनेशन इट गोज Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T, टेम्परेचर का चेंज। अब हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये डेल्टा T फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, so this is 0. Any number divided by this will become infinite. So this is a very critical issue to remember, that case specific heat in case of isothermal process is infinite. टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं तो स्पेसिफिक हीट तुम देते जाओ, कितनी देना है उतनी दो, स्टेट चेंज हो रहा होगा, दूसरा कुछ भी गड़बड़ हो रही होगी, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। गेटिंग इट राइट? यस, यस और नो? Yes, sir. Now coming to the most important part of this process, work done। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भाई हम इसमें वर्क डन निकालें कैसे? एग्जैक्टली हम वर्क डन को कैसे एस्टिमेट करें, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पे कि हम वर्क डन को एस्टिमेट कर पाए? ओके, अब देखो वैसे देखा जाए तो वर्क डन इन इट्स वेरी नेचुरल एंड बेसिक फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, पीडीवी। और पूरे प्रोसेस के लिए अगर हमें वर्क डन निकालना है तो बेसिकली हम इंटीग्रेट करेंगे वी इनिशियल से लेकर के वी फाइनल तक। ये बिल्कुल हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। बट यहाँ जो प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, तो क्यों ना इसे मॉडिफाई किया जाए। कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे होंगे उसके बिना पे वर्क डन हम निकालना चाहते हैं। तो एक हल्का सा मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे ये कंसिडरेशन में लाते हैं कि लेट्स राइट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड मेक अ सब्स्टिट्यूशन फॉर पी इज इक्वल टू एनआरटी डिवाइडेड बाई वी। सो व्हाट यू विल गेट फॉर वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम, पी हटा दें, उसकी जगह लिखें आप एनआरटी डिवाइडेड बाई वी एंड देन डीवी। ये आ गया सबकी समझ में बच्चों? यस। नाउ लेट्स ट्राई टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर वर्क डन इंटीग्रेटिंग इट। हम देखेंगे यार कि n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने इंटेंशनली कांस्टेंट रखा है बिकॉज वी आर फॉलोइंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। सो दीज कांस्टेंट टर्म्स विल बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन and remaining volume that has to change to create work done. So this will look like in this way. nRT इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल 1/v dv। अब बच्चों आपको यहाँ पे रिकॉल करना होगा कि 1/v का इंटीग्रेशन हम क्या करें। सो इट्स जस्ट लाइक 1/x। कुछ याद आया आपको? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln of x। बिल्कुल सही है, ln of x। तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln वेरी गुड, ln of v। बट हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये लिमिट्स रन होती हैं इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम। सो लेट्स हैव अ सब्स्टिट्यूशन। सो दिस वर्क डन विल नाउ लुक लाइक nRT ln of v final minus ln of v initial अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करेक्ट जा रहे हैं बच्चों? yes, Now overall this work done will look like something in this way, nRT subtraction in log, subtraction in ln means taking a division. yes, This ln will now appear in this way, v final divided by v initial. Are things clear? yes, sir. वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में इसके जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। बट ये जो ln है इसे हम यूजुअली हटाना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू कीप इट, वी जस्ट वांट log टू द बेस 10, नॉट log टू द बेस e। तो ln को जनरल log टू द बेस 10 बनाने के लिए आपको याद होगा हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज टू बी टेकन एज 2.303। सो इस वर्क डन को बच्चों हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, nRT 2.303
आप ले लें जनरल लॉग और फिर आप मेंशन कर दें वी फाइनल माइनस या वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी इनिशियल। तो ये होता है वर्क डन का पूरा फाइनल एंड रिजल्ट फॉर अ केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जब भी हमारे सामने आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा हमको ये इसी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट द पॉइंट? Yes. अब लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, एक छोटी सी परेशानी है, या एक छोटा सा काइंड ऑफ कंडीशन हमें याद रखना। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिर्फ वॉल्यूम के चेंज से ही हम वर्क डन को एस्टिमेट करें ऐसा जरूरी नहीं है। हम प्रेशर के चेंज से भी वर्क डन को एस्टिमेट कर सकते हैं, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में एक पैरामीटर है टेम्परेचर, वो कांस्टेंट है, और बाकी के सारे पैरामीटर्स तो चेंज हो रहे हैं ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो किसी गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर एक प्रॉब्लम ऐसा बनाया जाता है जिसमें हमें वॉल्यूम के चेंजेस का वैल्यूज मैग्नीट्यूड न देते हुए प्रेशर के चेंजेस की वैल्यूज दे दे और बोले कि भाई वर्क डन निकालें, तो आपको हमेशा से ये बात याद रखनी है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं जहां पर हम प्रेशर के नंबर्स इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर ध्यान से देखिए, एनआरटी 2.303 लॉग, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। आपको फर्क फौरन समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इनवर्स रिलेशन रहने की वजह से जो कंक्लूडिंग इक्वेशन हमारी बन रही है वो फाइनल अपॉन इनिशियल की बजाय क्या बन गई, प्रेशर में इनिशियल अपॉन फाइनल। तो हम वर्क डन ऐसे भी एस्टिमेट कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम वर्क डन एस्टिमेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बोथ आर करेक्ट। डन। अच्छा ये याद रखिए, इसमें एन दोनों इक्वेशंस में, ये एन क्या है? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स है। जो भी गैस आप अमाउंट उसका इस्तेमाल कर रहे हो उसके मोल्स आप लिखो। आर अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314, या रिक्वायरमेंट के हिसाब से 25/3 भी यूज करते हैं हम कभी कभी, क्योंकि हम आइसोथर्मली ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये टेम्परेचर जो भी जिस किसी टेम्परेचर पर ये सारा मामला चल रहा होगा वो वाला टेम्परेचर यहाँ पे आएगा। 303 ये एलएन को लॉग बनाने का एक कन्वर्जन फैक्टर है। हम चाहें तो 303 बिल्कुल पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट जस्ट टू हैव एन आइडेंटिफिकेशन कि हमने ये लॉग एलएन से बनाया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अगर आप वॉल्यूम रेफरेंस बनाते हैं तो आप फाइनल अपॉन इनिशियल करेंगे, और अगर आप प्रेशर रेफरेंस बनाते हैं तो आप इनिशियल अपॉन फाइनल करेंगे। आर थिंग्स क्लियर? नाउ एक और छोटी सी दिक्कत मैं यहाँ पे आपको समझा करके इस चीज को फिनिश करना चाहता हूँ, इन अ सेंस कि कोई मामला कैलकुलेशन करते वक्त आपका न अटके। देखो जब एक्सपांशन हो रहा होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, ये न्यूमरेटर अपना पॉजिटिव मतलब बड़ा आ जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग सम नंबर, यू कैन फाइंड लॉग एंड ऑल दैट, एंड डेफिनेटली एक्सपांशन के केस में आपको पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। बट व्हाट अबाउट दी कंप्रेशन? अगर गैस कंप्रेस हो गई तब तो हम जानते हैं नेगेटिव वर्क डन होना चाहिए, तो वो नेगेटिव कैसे आएगा? तो जब कंप्रेशन होता है तो हम एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे कि वॉल्यूम के केस में जो फॉर्मूला है फाइनल अपॉन इनिशियल, उसको रिवर्स कर देंगे और लिखेंगे इनिशियल अपॉन फाइनल। चूंकि हम यहां रिवर्स ऑर्डर कर रहे हैं इसलिए बाहर इक्वेशन के बाहर यहां हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे ये वर्क डन जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, एनआरटी 2.303 ये लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और इस वर्क डन को थोड़ा नोट करें बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एनआरटी 2.303 लॉग वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल। अब आप समझ पाते हैं ये वाला वर्क डन का फॉर्मेट मैंने किसके लिए लिखा? Expansion. एक्सपांशन के लिए लिखा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा मुझे। और ये वाला वर्क डन का फॉर्मेट मैंने किसके लिए लिखा? Compression. कंप्रेशन के लिए। आपने नोटिस किया मैंने ये जो रेशियो है फाइनल अपॉन इनिशियल की बजाय क्या कर दिया यहाँ पे, Initial upon final. और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर मैंने क्या लगाया? माइनस। Minus. वो डेफिनेटली इस बात को सिग्निफाई भी करेगा कि कंप्रेस करते वक्त गैस को कंप्रेस करने के बाद हमें जो वर्क डन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। इट्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट्स वर्क डन बाय एनवायरनमेंट बोल सकते हो आप।
नॉट बाय गैस, इट इज वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। एंड सिमिलरली आप इसी चीज को यहाँ प्रेशर के लिए भी फॉलो कर सकते हो। अगर एज इट इज आपने उठा के लिखा तो ये एक्सपांशन हो जाएगा, और आप नेगेटिव लगाते हो तो प्रेशर ऊपर फाइनल जाएगा, याद रखिए, डिनोमिनेटर में फाइनल जाएगा वो। आ रही है ना बस? Yes. ओके, अब एक लास्ट पॉइंट इसमें हमें और ऐड करना है इस पूरे डिस्कशन में, वो है कि आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसिडर करते हुए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। वैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 अलग अलग पैरामीटर्स आएंगे, हीट का एक्सचेंज आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी ये टर्म जो है ना, ये पूरी तरीके से रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा, चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी या चेंज होगी। अब आपने तो ये करना है कि टेम्परेचर के चेंज को जीरो कर दिया आपने, तो डेफिनेटली यहाँ इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जो भी हीट एक्सचेंज हो रही होगी वो पूरी की पूरी किसके लिए यूज हो रही होगी? Work done. वर्क डन के लिए। चाहे पॉजिटिव रेफरेंस लें चाहे नेगेटिव रेफरेंस लें, व्हाटएवर यू से, ओके, वो सब आंसर्स उस हिसाब से डेवलप हो जाएंगे। हीट एब्जॉर्ब्ड है, ओके, या हीट इवॉल्व है, वर्क डन पॉजिटिव है, एक्सपांशन है, क्या वर्क डन नेगेटिव है इन केस ऑफ कंप्रेसिंग द गैस, एंड सो ऑन। देयर इज नो रोल ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन इन केस ऑफ isothermal process in general. So this is the whole idea, the whole summary of what we are supposed to consider in isothermal process. Okay, ये बात अच्छे से याद रखिए कि जो ग्राफ्स हमको मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, हमें देखते समझ आ जाना चाहिए ग्राफ्स कैसे मिल रहे हैं हमको, हाइपरबोलिक, ठीक है। इज इट ओके? Yes. चलिए, हाँ, अब इसमें अपनी जो थियोरी एग्जामिनेशन होती है, तो थियरी एग्जामिनेशन में ये जो वर्क डन का डेरिवेशन मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया है, ये 2 to 3 मार्क्स के लिए थियरी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका वेटेज 2 मार्क्स भी हो सकता है, शॉर्ट में पूछ के, या थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ इसको अटैच करके 3 मार्क्स के लिए भी ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंसिडरेशन। अब इस चीज को थोड़ा और अच्छा करते हैं और पक्का करते हैं और कंफर्म करते हैं। वी आर हियर गिवन विथ अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि हम एक प्रोसेस पकड़ रहे हैं और उस प्रोसेस के ऊपर सारा कैलकुलेशन खत्म कर रहे हैं। ओके, सो आर यू रेडी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस? आप मॉड्यूल में देखें, इलस्ट्रेशन आपको गिवन है, तो उसमें का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। 0.5 mole of a gas expands isothermally at a temperature of 300 Kelvin from initial volume of 2 liter to the final volume of 6 liter. Find the work done by the gas and also find the heat supplied to the gas. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये अपना वर्क डन हो गया। लेट मी राइट 2.303 पहले, nRT log इट्स जस्ट फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। चलिए कंटिन्यू करें। 2.303, this is going to be 0.5. I will be preferring in writing this R as 25/3. 25/3 आप सॉर्ट आउट करोगे तो क्या एक्सपेक्टेड आंसर आएगा उसका? 8.3. 8.31। कंटिन्यू करते हैं। कितने टेम्परेचर पर हमने ये काम किया? 300. एक और बात याद रखिए कि हमेशा ये केल्विन में होना चाहिए, सेल्सियस में कभी भी आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लगाओगे लॉग फाइनल वॉल्यूम, तो वी सी दैट द फाइनल वॉल्यूम इज 6 लीटर्स अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। अब दोनों लीटर्स में है तो कोई कन्वर्जन एक्सपेक्टेड नहीं है। गेटिंग इट राइट? ये 3 यहां से मैंने काट दिया, ये हो गया 100, ये 100 इसको दे दिया मैंने, ये हो गया 50, ठीक है। सो दिस वर्क डन विल नाउ लुक लाइक 2.303 इंटू 50 इंटू 25 इंटू log of 3। गेटिंग इट? आ रहा है बच्चों समझ में? इट जस्ट log of 3। क्लियर हुआ? Yes. अब हमें log of 3 देखना है बस, यहां लॉगबुक की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ स्टैंडर्ड लॉग्स अगर आपको याद है so that will also be sufficient. So let me write 2.303. This is going to be 50. 25 into 50 will become
1250 into log of 3 is 0.477 as I remember. 0.477 as I remember it is 0.4771 I guess. ठीक, you may use logbook but in general what I will suggest log of 2, log of 3, log of 4, log of 5 याद रख लो, काम खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता नहीं, अचानक से ऐसे नहीं पूछेगा 2.3 का लॉग निकालो एंड ऑल दैट। ठीक है, पूछ भी सकता है बट इन सच केस बोर्ड्स में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। बट जो जनरल क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज में बनाए जाते हैं तो उसमें the data is so given that you can handle the calculation without using the logbook. Okay with this? Yes. Now do the multiplication and tell me what is the possible work done in this case. 1373.4. 1373.4 and it will go in joule. है ना आसान, एकदम आसान, कोई खास बात नहीं। Now let's work out with the another question. 1 mole of oxygen gas having a volume of 22.4 liter. 22.4 liters is standard number, Avogadro's number के हिसाब से आता है ना। Anyway, at 0 degree Celsius. Now before moving on further, मैं पहले ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस मैं केल्विन स्केल के हिसाब से टेम्परेचर में कितना लिखूंगा? 273। मामला 1 एटमॉस्फेयर पे चल रहा है। अब इसे हमने कंप्रेस कर दिया और इसे बनाया 11.2 लीटर, तो हाफ हो गया। देखो 22.4 का आधा कर दिया हमने 11.2 लीटर, तो वर्क डन कितना हो? अब पहली बात तो बच्चों ये कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड का सीधा मतलब है ये पॉजिटिव आंसर्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव आंसर्स पॉसिबल नहीं है कंप्रेशन में, तो हमेशा नेगेटिव आंसर्स आएंगे। आ रही बच्चों बात समझ? Yes. Now how do I write the case of work done in case of compression in this situation of compression? So that is minus 2.303 nRT and then log, and then I will be writing V initial upon V final. हो गया ठीक? तो minus 2.303, number of mole is 1, this is 25/3 into this is 273 into log 22.4 divided by 11.2, ठीक है, by ratio it's double 2, so this will be minus 2.303 into 1 into 25/3 into 273 into this is just going to be log of 2, so this is minus 2.303 into 1 into 25/3 into 273 into log of 2 is 0.3010, याद रख लो, ठीक है। जैसे यहाँ क्या आया, log of 3, log of 3 याद रख लो 0.4771, log of 2 0.3010, just multiply it, tell me the answer. Option D. Option D यानी कि -1572.5 and then joule, so this will work out. So this is the another type of a very simple question to go for. Let's take another question. आगे आगे चल के हमें काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी ये इनिशियल जो डिस्कशन हमारा हो रहा है जिसमें मैं एक एक प्रोसेस हर एक लेक्चर में हाईलाइट करता चलूंगा, उसमें मैं बस सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। बहुत ज्यादा एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं ये पूरे प्रोसेस समझने के बाद फिर हम लास्ट में मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हर तरीके के प्रोसेस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को ऐड ऑन करते जाएंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर। इसमें कह रहा है कि आइडियल गैस है and a real gas B have their volumes increased from V to 2V under isothermal conditions. अब ये बात पकड़ लें आप, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, कुछ भी हो, कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का सीधा मतलब है कि टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, जीरो इन बोथ द गैसेस। आसान हो गया एकदम।
ऐसा नो? Yes. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल है, मतलब इन इन अ सेंस कि हमको इक्वेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। Which of the following graphs correctly represents the variation of beta? एक इक्वेशन दिया है बीटा का with P for an ideal gas at constant temperature। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ये बात जरा इंपॉर्टेंट है। तो गिवन इक्वेशन को पहले हम लोग थोड़ा सा रीराइट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन जो गिवन है वो है बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv by dp, this whole factor is going to be in the numerator, and then divided by v। ओके, अब बीटा क्या है जरा इसे समझिए आप। इट्स जस्ट dv by dp एंड देन डिवाइडेड by v। तो इस चीज को हम आइडियल गैस इक्वेशन के साथ ट्रीट करते हैं या गैस इक्वेशन के साथ ट्रीट करते हैं। तो वी हैव पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी कैन बी टेकन आउट एज कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इट आई मे गेट dpv प्लस pdv इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो? Yes. So we may get pdv is equal to minus में dp into v। So dv by dp is equal to minus में v divided by p। करेक्ट? Yes. सो इस हिसाब से सोचो तो नेगेटिव मैं दूसरी साइड में ले लेता हूँ, ये जो माइनस है मैं इसको इधर दे देता हूँ। dv by dp ये न्यूमरेटर क्लेम किया, डिवाइडेड बाय ये v इज इक्वल टू 1 अपॉन p। by rearranging this equation I'll be getting this। करेक्ट है ना? Hmm. तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये जो सारी इक्वेशन है इसका क्या रिप्लेसमेंट है? 1/p. यस, बीटा इक्वल आना चाहिए 1 अपॉन पी के। या इक्वल आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप प्रोपोर्शनल लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दो पैरामीटर्स हैं जो आपस में आप प्रोपोर्शनली देख रहे हैं इनवर्स लेवल पे, तो ग्राफ कैसा एक्सपेक्टेड होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी A. ये आ जाएगा, बिल्कुल सही। हाइपरबोलिक बोलते हैं ना, अभी इसको हमने थोड़ी देर पहले देखा हमने। ये देखें, मैं इसको यहाँ बताना चाहता हूँ आपको खास। जब हमने ये वाला ग्राफ बनाया तो बाकायदा हमने बोला हाइपरबोलिक इन नेचर लाइक दिस, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये पी और वी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थे तो ऐसे आ गया। अब यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट है अपना वो रिजल्ट कर रहा है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी तो इसी तरीके का हाइपरबोलिक ग्राफ बनाएगा। ठीक हो गई बात? Yes, sir. Now let's have another question. I find that this question is to be very very easy. It is just a reason and assertion question. तो हमको एक आर्गुमेंट दिया हुआ है और फिर एक उसका रीजन दिया हुआ है। लेट्स टेक दैट। तो स्टेटमेंट कहता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, स्टेटमेंट कैसा है? Correct. बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। बिकॉज वो सारा हीट वाला मामला चलेगा, जो भी वर्क डन होगा वो सब हीट में कन्वर्ट हो गया, या जो भी हीट दे रहे हैं वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। आइडियली आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस को मान के चले अगर हम, तो कोई लॉसेस नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, जो भी गया वो सारा वर्क डन में गया, या जो भी वर्क डन है वो सारा हीट में चला गया। तो इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज वी से दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकंड जो इसका रीजन बता रहा है वो ये है कि द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कंपेंसेटेड बाय अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रेशर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट।
तो बस ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम को मैं डिक्रीज करता हूं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में पी एंड वी आर व्हाट, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रीजन भी कैसा है, ट्रू। करेक्ट है, ट्रू है। तो दोनों के दोनों ट्रू है। और इनफैक्ट ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है ना, वो इस बात से प्रूफ भी होता है कि जो भी हमने यहाँ पे वर्क डन किया है वॉल्यूम को घटाने के लिए, वो प्रेशर को इंक्रीज करा देगा, तो वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो पूरा वर्क डन पूरी हीट में कन्वर्ट हो रहा है या पूरी हीट पूरे वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम सोचें ना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। आ रही बात समझ? यस। बिल्कुल करेक्टली वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। आइए एक और देखते हैं। और यहाँ वर्ड भी इस्तेमाल किया ना, कंपेंसेटेड। हाँ, एक बात शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में छोड़ दी थी, प्रीवियस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, कि फाइंड द वर्क डन बाय द गैस एंड आल्सो फाइंड द हीट सप्लाइड टू द गैस। बच्चों सिंपल है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या वर्क डन विल बी इक्वल टू हीट सप्लाइड। यस। तो जितना अमाउंट का वर्क डन हुआ है उतनी ही अमाउंट की हीट वहां पे सप्लाई होगी, बोथ इन द यूनिट्स ऑफ जूल। नाउ लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग है, कुछ नंबर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, शायद टाइपिंग में मेरे एरर हो गया है। हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय 10 किलोग्राम मोलिक्यूल। थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ गड़बड़ लग रहा है, तो हम इसे पढ़ेंगे 10 किलो मोल। ठीक है, लेट्स ट्राई, इस तरीके से पढ़ के सोचते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसको? 10 किलो मोल। 10 किलो मोल, ठीक है, 10 किलो मोल of an ideal gas. It expands from an initial pressure of 8 to final pressure of 4, temperature 27। 27 का सीधा मतलब कितना हो गया? 300। 300 केल्विन होगा, बिकॉज आप उसमें 273 ऐड कर दोगे। तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या वर्क डन ये एक ही होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। बट इस बार जो डेटा हमको गिवन है ना, वो प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में है। तो 2.303, फिर आएगा एनआरटी, फिर आएगा लॉग। अब प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में याद करें, प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल होता है, ठीक है ना? यस। सो दैट इज 2.303 एंड 10 किलो मोल मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 3। सही जा रहे हैं? किलो 10 टू द पावर 3 यस। इंटू आर का वैल्यू 25/3, टेम्परेचर हमने अभी अभी मेंशन किया 300, इनटू लॉग। देखें जरा, इनिशियल प्रेशर कितना था? 8 और फाइनल 4। यूनिट के कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाने की जरूरत नहीं है, बोथ बोथ आर इन द सेम यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ऊपर नीचे से यूनिट कैंसिल हो जाए। ठीक हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, सो दिस वर्क डन विल नाउ लुक लाइक 2.303 इंटू 10 पावर 3, उसके साथ ये 10 पावर 4 और ये 2 0 यानी कि 10 पावर 5 6। सो ये 25 फर्दर इंटू ये 10 पावर 6, ये लॉग 8/4 कितना हो जाएगा? 2। लॉग ऑफ 2 0.3010। और log ऑफ 2 हो जाएगा 0.3010। बस आप मल्टीप्लीकेशन कर दें, इसमें बता दें क्या आंसर आएगा। यस, 17.3। 17.3 और बिफोर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 17.28। व्हाट अबाउट द पावर? 7 + 7, ए का मतलब 1.7 हो गया, फिर ये याद रखना 1.7। फिलहाल तो हम लोग चल रहे हैं 6 में, 10 टू द पावर 6 में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? सो व्हाट आंसर यू हैव सजेस्टेड? इट गोज 17.7
7 इंटू 10⁶। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें 1.7, 3. ये 17.3 था ना, ये मैंने 7 लिख दिया यहाँ गलती से, तो 17.3, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 1.73 इंटू 10⁶, सो दैट विल मैच विथ ऑप्शन ए। ये 3 की बजाय 28 आ गया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। 28 को राउंड ऑफ करें तो 3 होता है ना। ओके, टेकिंग अनदर क्वेश्चन, एक और लेते हैं। मैं समझता हूँ ये तो आप भी खुद खुद भी सॉल्व कर लेंगे, एकदम ही आसान है। मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि मैं अभी कोई बहुत ज्यादा स्किल वाले क्वेश्चंस आपके सामने नहीं रख रहा हूं, मैंने बस प्रोसेस आपको बताया और कुछ जनरल कैलकुलेशंस आपके सामने में रख रहा हूं। धीरे धीरे जैसे हम सारे प्रोसेस खत्म कर लेंगे तब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चंस, ये भी अच्छे हैं, और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। So now in this question, 5 mole of an ideal gas undergoes an isothermal process of 500 Kelvin in which its volume is doubled. तो वर्क डन कितना होगा? थोड़ा सा तेजी से करें। 2.303, 5 मोल, R 25/3, टेम्परेचर 500, log of 2. 2। शाबाश, क्योंकि इस केस में देखो फाइनल है 2V और इनिशियल है V, तो फाइनल अपन इनिशियल करोगे तो V कट जाएगा, आपको मिलेगा 2। log of 2 कितना होता है? 0.30. 0.3010। कैलकुलेशन पूरा करें, आंसर बताएं। ऑप्शन बी। ओके, बाकी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? 14400 जूल। आर यू गेटिंग दिस ऑप्शन? यस, Yes. ऑल ऑफ यू बॉयज। Yes, sir. इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। लेट्स टेक अ लिटिल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। Now work done by a system under isothermal change from volume V1 to V2 for a gas which obeys the van der Waals equation. So this is what the equation is given to us. तो अब वर्क डन निकालना है, थोड़ा सा पजल हो जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है ना, इसको रीअरेंज करो। देखो मैं जो जो लिखने जा रहा हूं ठीक से दिख रहा है क्या आपको? T प्लस अल्फा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई V इक्वल nRT डिवाइडेड बाई V माइनस बीटा एन। स्टेप समझिए आपको? I Yes. picked up this term and I have taken this to the denominator of this. अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको फर्दर और रीअरेंज करो और लिखो प्रेशर इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V माइनस बीटा एन माइनस अल्फा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। ठीक हो गया? Yes. अब आते हैं वर्क डन पे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बाकायदा यहां बोला है इसने, आइसोथर्मल वर्क डन होता है इंटीग्रेशन V इनिशियल V1 से लेके V फाइनल V2 PdV। याद आया कुछ? Yes. अब अगर कोई बच्चा ये जो डेरिवेशन है इसको ढंग से पढ़ता है वो, तो उसे ये पता चलेगा कि मैंने खाली P का रिप्लेसमेंट किया था और बाद में इंटीग्रेशन कर लिया था। ये P का रिप्लेसमेंट किया इधर और बाद में इंटीग्रेशन किया, और कुछ नहीं है। आ रहा है समझ में? तो वही स्टेप हम यहाँ पे अपनाएंगे, ये इसीलिए मैंने P की इक्वेशन बनाई। अब आप सोचें मैं क्या करने वाला हूँ। P की जगह वो P की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट पुटअप, ये पूरी इक्वेशन पुटअप कर लूंगा और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, दैट्स इट। चार में से कोई एक ऑप्शन डेफिनेटली मिल जाएगा मुझे। आया समझ? तो ध्यान से देखिए अब, तो इंटीग्रेशन हो गया V1 से लेके V2। P पहला टर्म क्या है?
nRT. nRT डिवाइडेड बाय v माइनस बीटा n इंटू dv माइनस एक और बार इंटीग्रेशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अलग अलग करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग कर सकते हो तुम। जब p की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट तुम यहाँ पे पुटअप करोगे तो एक बार इस पर इंटीग्रेशन चलेगा, एक बार इस पे चलेगा ना। अल्फा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी dv। अब बड़ा बढ़िया मजेदार इंटीग्रेशन कर दो आप, खत्म। एनआरटी तो कांस्टेंट हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। इधर क्या बचा, 1/v माइनस बीटा एन। 1/v माइनस बीटा एन का इंटीग्रेशन जस्ट 1/v की तरह करो, क्या आएगा आंसर? ln of v minus beta. बिल्कुल सही, ln ऑफ v माइनस बीटा एन। बट डोंट फॉरगेट दैट कि आपको v1 से लेके v2 करना है। फिर लगाओ माइनस, अल्फा एन स्क्वायर बाहर बाहर चला गया, सीन से बाहर हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, क्या बचा यहाँ पे? 1/v। 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln v. ln ऑफ v। बट डोंट फॉरगेट दैट कि यू आर सपोज टू रन v1 से लेके v2। करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, nRT ln ऑफ अपर लिमिट v2 माइनस बीटा n माइनस ln ऑफ v1 माइनस बीटा n, क्या कहते हो? Yes. माइनस अल्फा एन स्क्वायर ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1, क्या कहते हो? सही है। Yes. सो नाउ दिस w इज इक्वल टू nRT, ये ln कॉमन कर दिया। अब इसे देख मैं कैसे लिख रहा हूं, v2 माइनस बीटा एन डिवाइडेड बाय v1 माइनस बीटा एन, क्या कहते हो? सही है। Yes. माइनस अल्फा एन स्क्वायर ln ऑफ, ध्यान से देख क्या लिख रहा हूं, v2 अपॉन v1, क्या कहते हो? सही है। Yes. हो गया खेल खत्म, दैट्स इट। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। रीअरेंजमेंट्स भी, रीअरेंजमेंट्स और कुछ करने पड़ते हैं? नहीं। लॉग टू द बेस ई, सही किया सब कुछ। v2 माइनस एन बीटा, v1 माइनस एन बीटा, ln है v1 माइनस v2 डिवाइड बाय v1 v2। अच्छा, तो ये लॉग हटा दिया यहाँ से इन्होंने। वन अपॉन वी, देख ले कुछ गड़बड़ तो नहीं की। अल्फा एन का स्क्वायर 1/v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ v। वैसे हम लोग तो सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं इसमें। ऑप्शंस में जो देखता हूँ ना, तो log टू द बेस 10 तो नहीं आएगा। ये भी सेम दिख रहा है अपने को, ये भी सेम दिख रहा है ना। नहीं, इधर बीटा है, इधर अल्फा है। अल्फा एन स्क्वायर v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2। ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर है यार। बहरहाल यहाँ पे ऐसे इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। आगे समझ में ये कैसे कर रहे हैं, कुछ मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ लिखने में गलती कर दिया मैंने। क्योंकि सेकंड टर्म जो हमको मिलना चाहिए वो इसी तरीके का मिलना चाहिए ना, करेक्ट है। तो ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। कुछ करेक्शन मेरे दिमाग में आ गया तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, रुक जाए फिर यहाँ पे। तो ये है पूरा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस इन इट्स इंट्रोडक्शन, नथिंग मोर देन दैट। मोर लाइकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑप्शन ए आ जाएगा, इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा मोर लाइकली। मैथमेटिकली आगे क्या जाना है मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तो सोचेंगे बाद में इस पर।
ठीक, रुक जाए। Yes. ओके, चलिए।